हमारा जो वेट है वो इम्पेक्ट करता है हमारी किडनी हेल्थ पे भी। ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेज या तो उनके वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में होता है कि ओबेसिटी की वजह से वो हो गई, या फिर ये होता है कि उनकी वजह से ओबेसिटी हो गई है। अच्छा, मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं, अभी आपने जिक्र किया है कि ज़्यादातर वेट लॉस के आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा मेजर आपको क्या एक पैटर्न नज़र आता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं कि उनका जो वेट है वो मैनेज नहीं होता? मेरे पास सबसे जो पेटेंट स्टेटमेंट है ना, जिसकी वजह से मुझे सोच के हंसी भी आ रही है, वो ये होती है कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। तो फिर जब वो बताना शुरू करते हैं ना, उनका फूड इनटेक होता कम है, क्वांटिटी इतनी नहीं होती है, पर वो जो फूड क्वालिटी होती है ना, वो मैटर कर रही होती है। जैसा कहेंगे कि मैंने एक बिस्किट ले लिया था चाय से, बिस्किट में अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं, इसमें आप फुल फ्लेज नाश्ता कर सकते हैं, आप फुल हो सकते हैं, उस एक ही बिस्किट से भी शायद कम कैलोरीज हो। आप अपना भी बताएं, अब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी, आप अभी जाके बताती हैं मुझे फ़र्क पड़ा, मैं ठीक हो गई? नो, ये कॉमन प्रैक्टिस है। मैं मतलब आई एम नॉट एक्यूजिंग ऑफ एनीथिंग। आपके फीडबैक पे ही नेक्स्ट जो डाइट प्लान है वो डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि मैं एक डाइट प्लान बना के दे दूँगी, आप साल चलते रहेंगे और आपका वेट लूज होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। हम कुछ ऐसा होता है कि यूजुअली लंच के बाद हम ना बहुत खाना खा लिया हमने, उसके बाद एक सुस्ती सी आ जाती है, तो ये क्या सिनेरियो चल रहा होता है? एक मिसकंसेप्शन कह रहे हैं, वो फेमस है कि पाकिस्तानी फूड जो उनसे वो हेल्दी नहीं होता, उसके साथ अपना हेल्दी माइंड या हेल्दी बॉडी जो उनसे है वो मेंटेन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फूड हेल्दी है, बस कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह से ले रहे होते हैं ना, फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ हैं, वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फूड जो है वो हार्मफुल है या इस तरह का इशू नहीं है। आप अपने कुकिंग ऑयल स्विच कर सकते हैं, मतलब घी की जगह आप ऑयल्स ले सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, वरना देसी घी कुकिंग के लिए बहुत बेस्ट है, और वो ना ही आपके हार्ट के लिए कोई नुकसानदेह है, बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपके गट के लिए भी अच्छा है, आपके स्टमक हेल्थ के लिए। कि मेल्स के तो क्योंकि हार्मोन में ही वो एक मस्कुलर होने को प्रमोट कर रहा है वो, तो जहाँ मसल ज़्यादा होंगे वहाँ फैट बर्निंग भी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये कि जो मेल्स का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। रोज़े की हालत में हमें जॉब पे भी जाना है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना भी है, क्लासेस भी लेनी है, तो हमारे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम वो पूरा दिन कंटिन्यू कर सकें। सो हमें थोड़ी सी टिप्स बताएं कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा सारा दिन एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहे। आप दलिया ले रहे हैं, दलिया एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसकी डाइजेशन स्लोली होती है, और वो स्लोली ही ग्लूकोज रिलीज़ करता है, तो आपको एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपको ग्लूकोज मिल रही होती है, तो दैट मीन्स आपको एनर्जी मिल रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू ओपन माइक बैठक। इट्स योर बैठक टाइम। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका डेली टास्क लिस्ट का पूरा ना होना, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में जोन आउट हो जाना, या फिर घर जाते ही सो जाना, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर डिसिप्लिन और विल पावर, बट इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फूड, येस, योर ब्रेकफास्ट। हम सारा दिन कॉफ़ी या चाय की हेल्प से गुजारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा ब्रेन इज़ 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, बट इट कंज्यूम्स 20% ऑफ आवर होल एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी आती है हमारे खाने से, जो कुछ हम खा रहे होते हैं। आज हम फूड और प्रोडक्टिविटी के रिलेशन को जानने की कोशिश करते हैं विद ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन डॉक्टर अबीरा शहबाज, जो कि डेली ऐसे लोगों के साथ काम करती हैं जो अपने लाइफस्टाइल को और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं थ्रू न्यूट्रिएंट। हाय अबीरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड ऑल्सो। थैंक यू सो मच आने के लिए, इतनी दूर से आप आई, मीन्स अ लॉट टू अस। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर हम सबसे पहले बात शुरू करें फूड और प्रोडक्टिविटी के रिलेशन की, उससे पहले हम ज़रा आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में जानते हैं कि डे टू डे आप लोगों को कैसे डील करती हैं, कौन से लोग आते हैं आपके पास? क्लिनिकल प्रैक्टिस बेसिकली मैंने की है काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 6 years, ठीक है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। यूजुअली
हॉस्पिटल सेटिंग में क्योंकि मैं बैठ रही हूँ, ओपीडी कर रही हूँ, तो मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं जिनका कोई ना कोई ऑनगोइंग इशू होता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स आ गए, वेट लॉस के तो खैर काफ़ी लोग आते हैं, जैसे आपको पता ही है कि वेट लॉस एक बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली। और फिर दूसरा ये कि ओबेसिटी जो है वो वैसे भी काफ़ी सारी डिजीज़ेस के साथ लिंक्ड होता है, या तो वो उसका कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है या फिर डिजीज़ेस की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, तो इस वजह से भी ज़्यादा रेशो जो है वो ओबेसिटी वाले केसेस की होती है। ओके। बट स्टिल क्योंकि ओबेसिटी के साथ साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो भी मैनेज करनी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो गए, किडनी का आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो किडनी के भी काफ़ी डाइट प्लान्स वगैरह, थायराइड के, तो इस तरह के, तो वो साथ साथ उसके चलता रहता है। ओके, सो यू आर सेइंग कि हमारा जो वेट है, ठीक है, वो इम्पेक्ट करता है हमारी किडनी हेल्थ पे भी। काफ़ी सारी, मैं यही बता रही हूँ ना कि बहुत, मतलब मेजॉरिटी, ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ेज़ या तो उनके वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में होता है कि ओबेसिटी की वजह से वो हो गई हैं, या फिर ये होता है कि उनकी वजह से ओबेसिटी हो गई है। ओके, सो इट्स लाइक बोथ वेज, या कि दोनों हमारे पास रीजंस हो सकते हैं। या अच्छा, मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं, अभी आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर वेट लॉस के आते हैं, ठीक है, तो उनका सबसे ज़्यादा मेजर आपको क्या एक पैटर्न नज़र आता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं कि उनका जो वेट है वो मैनेज नहीं हो रहा होता? पाकिस्तानी फूड ही सा फैक्टर, ओके, बट उसके अलावा नो, जो मेजर फैक्टर जो मुझे लगता है ना वो ये है कि मेरे पास सबसे जो पेटेंट स्टेटमेंट है ना, जिसकी वजह से मुझे सोच के हंसी भी आ रही है, वो ये होती है कि डॉक्टर साहिबा मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। ओह, डॉक्टर साहिबा कुछ भी नहीं खाती। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ ना कि आप, अच्छा ठीक है कुछ नहीं खाते, मैं पहले मानती हूँ कि ठीक है आप कुछ नहीं खाते, अब आप मुझे ज़रा अपना ना सुबह से लेके रात तक का मुझे एक रिकॉल दें कि क्या खाते हैं या क्या नहीं। कहने की नहीं, मैंने कहा नहीं, कुछ जो भी कुछ थोड़ा बहुत, मैंने कहा चाहे एक घूंट पानी लिया या जो भी है, मुझे एक पैटर्न तो पता लगे, ताकि उस हिसाब से फिर मैं डाइट प्लान भी बनाऊंगी। ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा एक वक्त का खाना खाता है, मैं उसको कहूँगी नहीं जी अब तुमने तो भर के खाना है या इस तरह से करना है, एकदम से चेंज नहीं हो सकता। तो फिर जब वो बताना शुरू करते हैं ना, उनका फूड इनटेक होता कम है, पर जो चॉइसेस है ना वो जिस तरह, मतलब क्वालिटी जो है, क्वांटिटी इतनी नहीं होती है, पर वो जो फूड क्वालिटी होती है ना वो मैटर कर रही होती है। जैसा कहेंगे कि मैंने एक बिस्किट ले लिया था चाय से, बिस्किट में अच्छी खासी कैलोरीज होती हैं, इसमें आप बिस्किट की बजाय आप घर का जो फूड है वो आप काफ़ी सारा खा सकते हैं, और वो आपकी एक बिस्किट की कैलोरीज ही होंगी इसमें कवर। लाइक आप फुल फ्लेज नाश्ता कर सकते हैं, आप फुल हो सकते हैं उस एक ही बिस्किट से भी शायद कम कैलोरीज हो। बट वो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है ना, वाकई शायद वो किसी हद तक ठीक कह रहे होते हैं कि हम नहीं खाते इतना, पर वो जो स्टेटमेंट होती है कि कुछ नहीं खाते, वो नहीं होता, वो ये होता है कि कुछ ना कुछ खाते हैं, बट द रीज़न दैट लाइज इज़ के वो फूड चॉइस जो है वो रॉन्ग है, या उस चीज़ में थोड़ा सा है। तो जो ऐसे पेशेंट आपके पास आ रहे होते हैं, आप फिर उनको कैसे चीज़ों को, फूड चॉइसेस को रिप्लेस करती हैं हेल्दी के साथ? लाइक एकदम से हेल्दी खाना इज़ सो डिफ़िकल्ट, कोई भी नहीं चाहेगा ऑब्वियसली। तो उसको आप फिर कैसे ग्रेजुअली रिप्लेस कर रही होती हैं? एक्चुअली ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता ना, जिस तरह आजकल लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको चाहिए होता है कि बस ओवरनाइट हम पतले हो जाएं। मतलब आप मेहनत करें या आप बैठ के डाइट प्लान बनाएं ऐसा कि हम बस अगले वीक या उससे अगले वीक आपके पास आए तो हम बस स्लिम एंड स्मार्ट हो, स्लिम ट्रिम। मतलब जिस तरह एक लड़की आई थी, वो कहती है कि मेरे ना 10 दिन में शादी है और मुझे अपना वेट लूज़ करना है, ऑलमोस्ट 15 to 20 kgs था, आई रिमेंबर दैट। मैंने कहा आपको मैं यही कह सकती हूँ कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें, तभी पॉसिबल है। सॉल्यूशन नहीं है। और एग्जैक्टली उससे क्या होगा, वेट लॉस तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट ऑब्वियस यू विल फेंट। थोड़ा सा मतलब जब एक आप वेट लॉस जर्नी अपनी प्लान करते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम अपने आप को खुद भी आपको इतना मार्जिन देना चाहिए कि आपके पास एम्पल टाइम हो, अच्छा खासा टाइम हो कि आप ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें। क्योंकि जब आप एकदम क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि बस ओवरनाइट चेंज आ जाए, कोई आपको लिख के दे और आप उसको घोल के पी लें, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, पेशेंट्स के साथ ये इशू भी होता है कि आपने डाइट प्लान बना के दे दिया, ठीक है,
उसको फॉलो करने में उनको इशू हुआ हो, उसके साथ बस समटाइम्स होता है Okay. और शुरू मुझे ये चीज़ थोड़ा मतलब जब बंदा इतना इनपुट देता है एक, तो फिर थोड़ा सा ज़रा गुस्सा भी चढ़ता है, लेकिन बहुत स्टार्टिंग की बात है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपना भी चेंज किया। वो मैं इतना मतलब खुल के स्पेस देती थी कि ना, जब मैं डाइट प्लान बना रही होती थी मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ ना कि आपने एक पराठा खाना है, तो एक पराठे से ऊपर भी खा सकते हैं। ओके, डेफिनेटली आपको ब्रैकेट आप दे देते हो आपको एग्जैक्टली आपको एक अपना जो आपने एक चीज़ कर मतलब एक कोई भी काम है ना, आपने अपना काम करना है, तो आपको लूप होल्स पता लग जाते हैं उसके अंदर। काम करते करते आपको एक्सपीरियंस के साथ उसके अंदर लूप होल्स या उसको कैसे लेके चलना है, किस चीज़ को किस तरह मैनेज करना है, तो वो आपको मिल जाता है। तो जब भी अब ये होता है कि अब जब मैं डाइट प्लान बनाती हूँ तो मैं उनको इतना मार्जिन देती हूँ कि मैं उनका जो मेरे लिए जो मैं उनको लिख के दे रही होती हूँ ना, तो मैं उनको वहाँ तक एज दे रही होती हूँ जहाँ तक मुझे पता होता है इन्होंने इससे ज़्यादा क्रॉस करना ही करना है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है ना, एकदम से आप नहीं चेंज कर सकते। मैं कह दूँगी आप एकदम आपका प्रोसेस फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, और मैं एकदम से कह दूँगी कि नहीं जी अब आपने सैलड का बाउल खाना है, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह तो आप बिल्कुल वापस, आपको स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होगी, आप एकदम से वापस जाओगे। तो वो ग्रेजुअली लेके चलना और थोड़ा सा स्पेस देना, मार्जिन देना। और ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसी चीज़ नहीं लिखती जो अगला मुझे पेशेंट आके कह रहा है कि ये हम नहीं खाते या वो, मैं उनसे साथ साथ पूछती जाती हूँ कि आपकी फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं। मैं ये लिख रही हूँ, ये आप खा लेंगे? अच्छा चलें, आप नहीं खाते, फिर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वहीं पे जो काउंसलिंग, क्योंकि आई गेस 45 मिनट्स की एक सिटिंग होती है एक पेशेंट के साथ, तो वो इसीलिए इतनी लंबी जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा वहीं पे कन्विंस करना होता है कि आप जो चीज़ लिख के दे रहे हैं उनको इतना कन्विंस करना होता है कि वो पूरी ना भी करें तो एटलीस्ट आधी करें, ताकि उनका कुछ गोल अचीव हो। क्योंकि हैबिट तो बनती है, तो उनको एटलीस्ट इतना करना होता है कि कुछ ना कुछ ये करें ताकि इनको कुछ ना कुछ चेंज नज़र आए। ठीक, अब हमने एक बेसलाइन तो सेट कर ली। पेशेंट जो है उसने चले 100% नहीं, उसने 50-60% आपकी डाइट प्लान को फॉलो किया, ठीक है, उसे रिजल्ट्स भी नज़र आए। उसको आप मेंटेन करने के लिए, या फिर उसका जो एक टारगेट गोल होता है ना कि मैंने यहाँ तक वेट लूज़ करना है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं कि इस तरह से वो पूरा एक हमें थोड़ा सा ना प्रोसेस बताएं कि वो कैसे चल रहा होता है। अच्छा, एक होता है जिस तरह फॉलो अप्स होते हैं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन लिख के देते हैं, उसके बाद फॉलो अप होता है। तो मोस्टली ये होता है कि फॉलो अप के लिए लोग नहीं आते। ओह, एक दफ़ा हो गया। आप कॉमन, आप अपना भी बताएं। अब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, ठीक है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी, आप अभी जाके बताती हैं मुझे फ़र्क पड़ा, मैं ठीक हो गई? नो, ये कॉमन प्रैक्टिस है। मैं मतलब आई एम नॉट एक्यूजिंग ऑफ एनीथिंग, पर बीइंग अ डॉक्टर मुझे उस के बाद समझ आई कि यार डॉक्टर को वापस जाके बताना भी तो होता है, ताकि उसको भी तो पता लगे कि क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ अच्छी है, उसके एक्सपीरियंस में ये चीज़ काउंट हो रही है। तो बीइंग अ डाइटिशियन मतलब एज अ डॉक्टर ही ये चीज़ आपको वो होती है कि यार अच्छा ये वाली चीज़ करनी है। तो अब मैं भी, पहले मैं भी नहीं बताती थी डॉक्टर्स को जाके, एग्जैक्टली अब मैं जाके मैं भी फीडबैक देती हूँ। जैसे मेरे बच्चों के पीडियाट्रिशियन है, मैं बच्चों को चेक करवाती हूँ, तो मैं जाती हूँ वापस उन्हें बताती हूँ कि ये चीज़ अच्छा, ये चीज़ वर्क की थी, ये चीज़ ऐसे है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहली ही सिटिंग में ना अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि मैं जो आपको डाइट प्लान बना के दे रही हूँ, इट विल ओनली वर्क व्हेन यू विल गिव मी द फीडबैक, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही नेक्स्ट जो डाइट प्लान है वो डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि मैं एक डाइट प्लान बना के दे दूँगी, आप साल चलते रहेंगे और आपका वेट लूज़ होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। जब आप एक ही पैटर्न फॉलो करते रहते हैं, कहीं कहीं जाके आपका वेट स्टक भी हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए, उन्होंने कहा कि हम वही डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे जो आपने बताया था, लेकिन हमारा वेट तो स्टक हो गया। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आप हमारे पास आएँ, हम लोगों को बताएं कि आपने कैसे फॉलो किया और क्या क्या चीज़ उसमें की। फिर उसके अकॉर्डिंगली, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट डाइट प्लान है ना, वो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग होगा। और वो ज़्यादा, पहले से ज़्यादा टारगेट कर रहा होगा आपको, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से। बिकॉज मैन टू मैन वेरी करता है ना, आपका मेटाबॉलिज्म वेरी करता है, आपके बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आपके फूड इंटॉलरेंसेस हैं, आपके फूड प्रेफरेंसेस हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मिल के एक
कंट्रीब्यूट करते हैं आपके वेट लॉस में। राइट। तो उसलिए पहला डाइट प्लान जो होता है वो तो आप बना देते हैं कि जो आपके नॉलेज की बेस पे होता है कि क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं वेट लॉस में। फिर जो सेकंड डाइट प्लान होता है, जो पेशेंट फीडबैक देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगता है कि पेशेंट की बॉडी में क्या चीज़ किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और फिर सेकंड डाइट प्लान ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी के जिस तरह से आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया पता लग रहा होता है डाइटिशियन को, उसके अकॉर्डिंगली पूरा प्लान होता है। तो ये चीज़ मैं तो अब पहली सिटिंग में ही अपने पेशेंट्स को बता देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, अगर आप भी उतना इनपुट देंगे तो फिर ही मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वरना मैं डाइट प्लान बना दूँगी, आप नहीं फॉलो करेंगे वो आपका इशू है। आपको कितना अपना टारगेट अचीव करना है, कितने मोटिवेटेड आप खुद हैं, तो वो टोटली उस पर डिपेंड कर रहा है। सो यू आर सेइंग कि जब पेशेंट आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है तो वो एक तरह से पेशेंट की प्रोफाइल भी बिल्ड हो रही होती है, ऑब्वियसली, कि आप उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके डाइट प्लान में कस्टमाइजेशन कर रही होती हैं जो फिर उस पर्सन के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ऑब्वियसली। परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि यूजली हम कुछ ऐसा होता है कि यूजली लंच के बाद हम ना बहुत खाना खा लिया हमने, उसके बाद एक सुस्ती सी आ जाती है, यू फील लेजी। तो ये क्या सिनेरियो चल रहा होता है? व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली? आपके कुछ फूड लेने से आपके फोकस पे क्या इम्पैक्ट होता है और आप क्यों इस तरह से फील करते हो लेजी खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद लेज़ी आप इसलिए फ़ील करते हो क्योंकि एक आपने खाना खाया, उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टार्ट होते हैं ऑब्वियसली। तो आपकी बॉडी में एक पूरा, आपने खाना खा लिया वो चीज़ तो वहाँ आपके लिए विजिबली तो एंड हो गई, लेकिन आपकी बॉडी में एक पूरा प्रोसेस चलता है फिर रिएक्शंस का। और ऑब्वियसली जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके एक वर्किंग हो रही है, तो फिर बंदा थोड़ा सा उसको बॉडी के अंदर जो चल रहा है सारा, तो उससे थोड़ा सा लेजीनेस या वो वाला फैक्टर आता है ऑब्वियसली। तो वो एक रीज़न है। और दूसरा आपने बात की फोकस की, तो फूड कैसे इम्पैक्ट करता है आपके फोकस? फूड आपके फोकस को इस तरह से इम्पैक्ट करता है क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग कि जो गट है दैट इज़ द सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। इट्स अ वेरी फेमस सेइंग। तो वो ये चीज़ ही है कि कुछ नॉट मेनली इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस तरह सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन इज़ मोस्टली सिंथेसाइज इन द गट। इस सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो हमारे आम लिसनर हैं। हाँ, मैं ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी बन जाती है। मैंने जब मैंने अपना पेज स्टार्ट किया था तो मैंने अपने पेज पे ना शुरू में इस पर पोस्ट लगाई थी। तो इसके ऊपर ना काफ़ी एक डॉक्टर थे, उन्होंने कमेंट किया था, तो इस चीज़ के ऊपर मैं इसको खुद ही एक्सप्लेन करने वाली थी अभी। क्योंकि हम अपनी डाइट में जो लेते हैं ना ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन जो है वो हमें फ़िश, नट्स और पाइनएप्पल इस तरह की चीज़ों में, ठीक है, और भी हैं, नॉट कि सिर्फ यही चीज़ें, इनमें हम इन सोर्सेज से हमें ट्रिप्टोफैन मिलता है। तो और जो ट्रिप्टोफैन है वो अमाइनो एसिड है जो बेसिकली सिंथेसाइज करता है सेरोटोनिन, हमारा जो हैप्पी हार्मोन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रही हूँ कि वो गट से उसके सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है वो बेसिकली। अब देखें, एक आपका हार्मोन है जो आपके मूड को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी एपेटाइट को, आपके स्लीप को, मतलब आपकी ये चीज़ें रेगुलेट कर रहा है, और वो आपके अमाइनो एसिड से बन रहा है जो आपकी डाइट से आ रहा है। तो आपकी डाइट इन टर्न उस चीज़ को, आपके फोकस को, आपके मूड को जब इफ़ेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली आपके फोकस को भी इफ़ेक्ट कर रही है आपकी डाइट, ठीक है। तो ये चीज़ है। और दूसरा ये कि बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे ओमेगाज़ हैं, दैट ओमेगा 3 मतलब जो हमारे हेल्दी फैट्स हैं वो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को उसमें एक पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है, एक रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में, हमारी बॉडी के रिएक्शंस में रोल प्ले करती हैं। तो इस वजह से डाइट का ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये एक है कि एक ना होलिस्टिक अप्रोच है कि आपकी डाइट, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपके स्लीप साइकिल, ये सारी चीज़ें मिल के एक इम्पैक्ट
करती हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ डाइट अकेली ही है जो आपके फोकस को इम्पैक्ट करती है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस का फैक्टर है, आपके लाइफस्टाइल का फैक्टर है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच आ जाती है जिसका पूरा का पूरा, जो आप पहले भी बात करी थी कि जब डाइट प्लान एक मैं बनाती हूँ तो वो एक पूरे होलिस्टिक अप्रोच को ही लेके चलना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। ठीक, हमने सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, फिर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हम फोकस की और फूड का रिलेशन की बात कर रहे थे, तो आपने मेंशन किया कि ओमेगा 3 या ये आपके दिमाग के लिए अच्छे हैं। अच्छा, ओमेगा 3 का थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से फूड से हमें मिल सकता है। ये आपको फिश, ओके, नट्स, ठीक है। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगास, ठीक है। तो ये आपको उससे मिल सकता है। लोग स्पेशली फ़िश ऑयल भी लेते हैं, लेकिन आप फ़िश वैसे भी, सर्दियाँ हैं, आप फ़िश खाते हैं तो उससे आपको ओमेगास मिल सकते हैं। हम इस पॉइंट पे भी ना थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने नोट किया होगा देयर इज़ अ ट्रेंड कि सप्लीमेंट्स लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये किस हद तक हेल्पफुल है सप्लीमेंट लेना, और इसका पूरा साइकिल किस तरह से चलता है? इस चीज़ का साइकिल क्या होगा कि अगर आप ले रहे हो सप्लीमेंट तो आपको अपने खाने में से क्या क्या चीज़ ऐड करनी होगी या निकालनी होगी? नहीं, सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स मतलब डिफरेंट सप्लीमेंट्स के लिए डिफरेंट कंडीशंस वेरी करती हैं ना, मतलब सबके लिए एक सी बात नहीं कही जा सकती। ठीक है। जिस तरह मैंने ट्रिप्टोफैन की बात की थी, तो ट्रिप्टोफैन में ये होता है कि अब ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ओके। और वो जब एब्जॉर्ब होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए अब क्या होता है, अगर ट्रिप्टोफैन वाले सोर्सेज को हम कार्ब्स वाले सोर्सेज के साथ पेयर कर लें, मतलब हेल्दी कार्ब्स के साथ, होल ग्रेन्स हो गए, राइस हो गए, इन चीज़ों के साथ हम पेयर कर लें तो ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है सेम, लेकिन जो डाइट की सोर्स से हमें ट्रिप्टोफैन मिल रहा है, अब डाइट से जो होता है, हमें कोई भी फूड सोर्स मिल रहा है हमें डाइट से, तो वो ये नहीं होता कि अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल है एक आयरन का रिच सोर्स है तो उसमें आयरन ही मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई मल्टीपल चीज़ें ना, तो जो ट्रिप्टोफैन के डाइट से सोर्सेज आ रहे होते हैं उसमें ये होता है कि उसको बाकी अमाइनो एसिड्स के साथ कम्पीट करना होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अगर हम उसके सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक प्योर फॉर्म है, वही जो सप्लीमेंट्स में ज़्यादातर वही फॉर्म यूज़ की जाती है जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब पूरा एक डाइट वाला वो नहीं चलता सर्कल ना, कि इससे कन्वर्जन होगी फिर आगे कन्वर्जन होगी, एक पूरा जिस तरह होता है रॉ फॉर्म में कह लें। ओके। तो ये होता है कि वो रेडिली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। बट आजकल ये ट्रेंड है कि ऑन द फर्स्ट हैंड ही सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, पर मेरे ओपिनियन में ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इतनी ठीक है। आपको पहले डाइट से एक चीज़ को करना चाहिए। आजकल मैंने जैसे पहले भी कहा, आजकल लोगों को होता है कि ओवरनाइट चीज़ हो जाए, तो वो ओवरनाइट वाला जो एक है ना, उसके लिए उसी की वजह से ये ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं सप्लीमेंट्स, क्योंकि लोगों को होता है कि हम बस सप्लीमेंट्स खाएं और फ़ौरन हमें रिज़ल्ट मिल जाए। जब आप डाइट से लेके चलते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको एक टाइम चाहिए होता है ना अपनी बॉडी को यूज़ टू करने का, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का। एक होलिस्टिक अप्रोच होती है, पहले भी मैंने आपको बताया। आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस तरह से अलाइन करनी पड़ती है अपनी डाइट के साथ, ठीक है। 30% अगर रोल 70% अगर रोल आपकी डाइट का है तो 30% आपकी एक्सरसाइज का भी है, ठीक है। तो उन जब जिस तरह अभी मैंने बताया कि डाइट में अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक चीज़ चाहिए है, तो वो आपको पेयर करके एक पूरे अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके फिर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है साथ लेके चलने के लिए। ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, और इन माय पर्सनल ओपिनियन जो चीज़ें ग्रेजुअली चलती हैं वो ही ज़्यादा सस्टेनेबल होती हैं। जो आपको बिल्कुल एकदम चेंज नज़र आ जाएगा वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल या वो होगा भी नहीं। आप सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे, आप सप्लीमेंट्स लेने छोड़ देंगे तो आप वहीं आ जाएंगे कुछ अरसे में। कुछ लोग लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स पे वो कंटिन्यू कर देते हैं, वो फूड को ही रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि आप भी कह रही थी। एग्जैक्टली, कि फूड सोर्सेज उनसे रिप्लेसेबल नहीं है सप्लीमेंट्स के साथ। वही बात है ना। अब देखें, सप्लीमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सप्लीमेंट नहीं मिलता फिर
तो और फिर आप अपनी बॉडी को एक सिंथेटिक चीज़ का आदी कर लेंगे रादर देन द नेचुरल सोर्स। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक अल्लाह ताला ने एक पर्पसफुली ही हर चीज़ को रखा हुआ है ना। तो हम अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम को छोड़ के जब मैन मेड चीज़ों की तरफ जाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नज़र आने शुरू हो जाते हैं इंसान को, और नज़र आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि लोगों ने एक जो अपना नेचुरल लाइफस्टाइल और वो चीज़ों को छोड़ दिया है और दूसरी चीज़ों या को एग्जैक्टली। ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अभी आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें आपने सप्लीमेंट्स का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्या देखा? सप्लीमेंट्स का अब भी जो आ रहे होते हैं मेरे पास पेशेंट्स, वो एक्चुअली सप्लीमेंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप कुछ हमें बता दें या कुछ लिख दें। तो हाँ, और वैसे भी मेरा क्योंकि शेखुपुरा के एरिया में है मेरी प्रैक्टिस, तो वहाँ पे ना लोगों की ज़्यादा ये नहीं होती है अप्रोच के फर्स्ट हैंड ही सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा। मेरे पास आपको मतलब शायद इस चीज़ की हैरानी होगी, मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो थोड़े से ज़रा बहुत ज़्यादा मॉडर्न या इस तरह के नहीं होते, तो वो उनका देसी डाइट की तरफ ज़्यादा होता है। जब भी मैं उनको कोई ऐसी चीज़ लिख के दे रही होती तो मुझे पता होता है कि जिस तरह अब किसी को लिख के देना हो ना देसी घी का, तो पहले उन्हें पूछना होता है कि आप अरेंज कर लेंगे या आपके लिए इजी है या सारी चीज़ों को। तो मोस्टली मेरे पास ऐसे ही आ रहे होते जो कहते हैं कि हम तो पहले ही ये यूज़ करें, तो वो पहले ही उस चीज़ की तरफ होते हैं। तो मेरा अभी तक इतना इंटरेक्शन इस चीज़ पे नहीं हुआ कि वो पहले से सप्लीमेंट्स ले रहे हों या इस तरह का इशू। अभी आपने जिक्र किया कि ज़्यादातर आपके पास वो लोग आते हैं जो देसी डाइट को ही ले रहे होते हैं। एक मिसकंसेप्शन कह लें, वो फेमस है कि पाकिस्तानी फूड जो उनसे वो हेल्दी नहीं होता, ठीक है, उसके साथ अपना हेल्दी माइंड या हेल्दी बॉडी जो उनसे है वो मेंटेन नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फूड हेल्दी है, बस कुछ थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। मतलब हमारे यहाँ जिस तरह से ले रहे होते हैं ना, फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फूड जो है वो हार्मफुल है या इस तरह का कुछ, इस तरह का इशू नहीं है। आप अपने कुकिंग ऑयल स्विच कर सकते हैं, मतलब घी की जगह आप ऑयल्स ले सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल वगैरह है और कोकोनट ऑयल हो गया कुकिंग के लिए, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी बहुत सारे लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। और देसी घी, वैसे बेसिकली देसी घी इतना क्योंकि अबंडेंटली मिलता ही नहीं है, वरना देसी घी कुकिंग के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और वो ना ही आपके हार्ट के लिए कोई नुकसानदेह है, बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपके गट के लिए भी अच्छा है, आपके स्टमक हेल्थ के लिए। तो वो बस एक ना बाकी जो हमारा जो दूसरा घी आता है ना पैकेट वाला जी, वो उसके नुकसानात को लिंक करते हुए लोग देसी घी से भी वो हो जाते हैं कि नहीं यार नहीं। आई हर्ड बहुत सारे लोगों से वो सेट के हमें देसी घी नहीं खाना, इट्स हार्मफुल, या उनको उसकी स्मेल नहीं अच्छी लग रही। एग्जैक्टली, ये मिसकॉन्सेप्शन है। स्मेल वाला तो खैर एक डिफरेंट इशू हो गया, वो तो अपनी पर्सनल चॉइसेस आ गई, बट ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि दूसरे घी की वजह से वो देसी घी के ऊपर भी एक लेबल लग गया। हालांकि देसी घी तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। मैं वेट लॉस पे मैं देसी घी का पराठा खाती थी डेली, बस मैंने अपने पराठे का सर्विंग साइज थोड़ा छोटा कर दिया था। पोर्शन कंट्रोल किया था, वरना ना मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैं घर का ही खाना खाती थी, पाकिस्तानी फूड ही खाती थी, और मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे पेस पे हुआ था, बिकॉज सिर्फ मैंने अपना जो स्टाइल था वो चेंज कर लिया था कि किस तरह से लेना है, क्या चीज़ को किस तरह से करना है, कुकिंग का प्रोसेस क्या हो, सर्विंग साइज़ कितना हो, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। अभी ना आपने मेंशन किया कि हम ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, और ऑयल्स में आपने मेंशन किया मस्टर्ड ऑयल को। सो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक की, माय दादी यूज्ड टू टेल अस कि पहले हम लोग खाना मस्टर्ड ऑयल में बनाते थे। तो क्या ये जो सा है ये रीज़न हो सकता है? पहले लोगों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होती थी, आपको ज़्यादा फैटी लोग नज़र नहीं आते थे, उनका दिमाग पहले के लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी ज़्यादा थी ना। हम लोगों की तो फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही महदूद हो गई है। हम इस चीज़ पे अब आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी पे। अच्छा, अब यूजली अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें
जो कि जिन्हें हम थोड़ा सा नॉलेज वर्कर्स कह रहे होते हैं, या ठीक है, स्टूडेंट्स, कोडर्स, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव्स, ये सारे लोग जिन्होंने सारा दिन काम करना है, ठीक है, लेकिन इनका काम लिंक्ड है डेस्कटॉप से, ठीक है, सिटिंग प्रोफेशनल्स। एग्जैक्टली। तो इनके लिए इनको कैसे अपना डाइट प्लान करनी चाहिए कि इनका वेट भी ऐसा गेन ना हो, और उसके अलावा उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी मतलब उसमें भी हेल्पफुल हो उनकी डाइट। ठीक है। सबसे पहले तो आप, ये मैं पहले ही मेंशन कर दूँ कि मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, ये नहीं है कि सबके लिए यही चीज़ फिट करेगी, बिकॉज पहले भी जो मैंने बात कही कि मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है। फिर दूसरा ये चीज़ है कि पहले आप अपने सिटिंग आवर्स देखें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं भी क्लिनिक पे करती थी जॉब, अपनी प्रैक्टिस, तो आपने अपने सिटिंग आवर्स देखने हैं, ठीक है, आपने अपना जज करना है कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी बन रही है दिन में, फिर उस हिसाब से आपने अपने फूड का ब्रेक डाउन करना है कि आपको 2 दिन का मील चाहिए। जिस तरह अक्सर लोग हैं जिनकी 9 to 5 जॉब्स होती हैं, मोस्टली यही आता है ब्रैकेट, ठीक है। तो उसमें आप ये देखें कि आपके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो आप अपना जो बैठने का टाइम है उसमें ज़्यादा ना खाएं, बहुत ज़्यादा इस तरह बहुत ऑयली फूड या प्रोसेस फूड, फास्ट फूड वगैरह ये चीज़ें ना इतनी कंज्यूम करें। आपको अगर स्नैकिंग का है, आप चने रख लें अपने पास, ठीक है, आप चने भी ले सकते हैं। आप कोई इस तरह हेल्दी सोर्सेज के साथ उसको स्विच कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा जो एडेड शुगर वाली चीज़ें ना लें, क्योंकि एडेड शुगर का जब एकदम शुगर स्पाइक करती है तो वो आपके ब्लड लेवल जो है उससे रेज़ हो सकते हैं, और जब आपकी एक्टिविटी वैसे ही कम है तो फिर वो चीज़ आपको वेट गेन में इवेंचुअली करेगी। आपका कैलोरिक इंटेक ज़्यादा हो जाएगा तो आपका वेट गेन इवेंचुअली होगा। तो आप उसको लो ग्लाइसेमिक या हेल्दी कार्ब्स के साथ स्विच कर सकते हैं। चले हम ना इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लिसनर इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब हमारे पास ऑफिस जॉब्स जो हैं उनका जो मिनिमम टाइम होता है वो है 8 to 9 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे आपके ट्रैफिक में गुजरा, ठीक है, तो हमारा 10 to 11 आवर्स हो गए, वो आपके कंटिन्यूस सिटिंग में जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप घर जाके यूजुअली सो जाते हो, उसमें भी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं आई। अब वो सुबह नाश्ते से लेके डिनर तक आप उनको कौन कौन सी ऑप्शंस देती हैं कि उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे उनका वेट गेन ना हो, ठीक है, वो फोकस होके काम कर सकें, एज सच उनको लेजीनेस ना आए। और इसके अलावा स्ट्रेस, क्योंकि जब यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल तो स्ट्रेस आएगा, कॉमन ही है आएगा। ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को एक तो ये भी बताइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ में पूछ रही हूँ कि स्ट्रेस को फूड के साथ मैनेज किया जा सकता है और इट्स जस्ट अ मिथ? मैनेज किया जा सकता है बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जब कोई गमज़दा हो तो वो अच्छी ग़िज़ा ले ताकि उसको तक़वियत पहुँचे। ये मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अगर आपको पता है इस्लाम में हर चीज़ लॉजिकल है, ठीक है। तो जब इंसान अच्छी मतलब डाइट लेता है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि ट्रिप्टोफैन वाले सोर्सेज हम लें तो उससे हमारा हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं वो हमारे वो हो रहे होते हैं। अगर ऑफिस के टाइम के जाने से पहले या मोस्टली ऑफिस में, मोस्टली में तो नहीं खैर लेकिन कुछ में जिम होता भी है तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ भी। आधा घंटा और 1 घंटे की आपको ब्रेक तो होती ही है। लाइक फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट ऑप्शनल, फिजिकल एक्टिविटी को तो साथ लिंक करना ऑब्वियसली कंपल्सरी, ठीक है। और इसकी कितनी होनी चाहिए, क्या ड्यूरेशन, आप कितना कहेंगे कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए ना डेली में, जिम का टाइम, वॉक का टाइम, किसी भी चीज़ का? 15 to 20 मिनट्स तो दिन में बंदा निकाल ही सकता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए ऑब्वियसली। मतलब आप लिफ्ट ना यूज़ करें, आप स्टेयर्स यूज़ कर लें। आपने अगर मैनेज करना है तो आप कर सकते हैं। राइट, आप लिफ्ट ना यूज़ करो, यू कैन यूज़ स्टेयर्स, या आप वॉक करके जा सकते हैं थोड़े डिस्टेंसेस पे, या जो लोग लोकल ट्रैवल करते हैं उनकी तो वैसे ही भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है।
एग्जैक्टली और नहीं ये सब भी नहीं होता तो आप कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, या ऑफिस से पहले या ऑफिस के बाद, क्योंकि आप खुद को खुद ही प्रायोरिटाइज करते हैं, आपने अपना ध्यान खुद ही रखना होता है, ऐसा ही। ठीक है। तो वो चीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटी को ओमिट करके डाइट का वो नहीं कर सकते, बिकॉज एक बहुत बड़ा आपके स्ट्रेस को आपकी, क्योंकि हर एक की जॉब मोर और लेस स्ट्रेसफुल होती है, ऐसा ही। कोई ना कोई पार्ट स्ट्रेसफुल होता है आपकी जॉब का, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो वो आप चाहे थोड़ी करें या ज़्यादा करें, बट यू शुड एटलीस्ट, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी को कर लिया करो। उसके बाद फिर अब आप डाइट में आएँ तो आप नाश्ते में अगर आप पराठा नहीं छोड़ सकते तो आप देसी घी का पराठा लें, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पर्सन, मैं नाश्ता मीन्स पराठा पराठा नहीं छूट सकता ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। या अगर आपको चलो वो वाला इशू नहीं है तो आप नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, दलिया, जौ का दलिया ले लें या गंदम का दलिया ले लें। फिर उसमें आप शुगर ऐड करने की बजाय उसमें आप कोई सा भी फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर लें उसमें। बनाना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, आप बनाना ऐड कर लें, उसमें शुगर का पोर्शन भी एक ऐड हो जाता है, या आप 2 से 3 खजूरें ऐड कर लें। दैट विल नॉट स्पाइक योर शुगर लेवल्स, बट ग्रेजुअली आपको वो जो ग्लूकोज है आपके, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा होता है कि उसको ग्लूकोज मिल रही है, ब्रेन को चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको वो भी मिलती रहेगी एक अमाउंट, बट इट्स नॉट अ स्पाइक कि एकदम से आपके शुगर लेवल्स बढ़ गए और वो चीज़ है, ठीक है। एक कंट्रोल्ड वे में आपको मिलती रहेगी ग्लूकोज एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। तो ना वो बिल्कुल फीका होगा, जिस तरह ऑब्वियसली फीका दलिया तो कौन नहीं खा सकता है, ठीक है। अगर तो कोई डिजीज़ कंडीशन हो या वो बहुत ही इस तरह की हो सिनेरियो कि फीका ही लेना है, तब तो बात है, वरना हेल्थी पर्सन के लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है इस चीज़ को करना। आप उसमें बादाम ऐड कर सकते हैं 2 से 3, वो ओमेगा का आपका हेल्दी फैट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऑफिस में जब हों तो आप ऑफिस में कोई भी स्नैक ले सकते हैं हेल्दी। जिस तरह मैंने भी ऑफिस सेटिंग में जॉब की थी तो मैं अपने लिए दूध की बोतल भी ले जाती थी साथ, और दूध पी लेती थी वहाँ पर, क्योंकि ठीक है यार, अब बाहर से खाने का तो नहीं हो सकता ना, और आप रोज़ रोज़ खा के अपना खुद ही मतलब स्टमक इश्यूज़ भी होते हैं बाज़ार के खाने में, तेज़ स्पाइसेस होते हैं और अनहेल्दी ऑयल्स होते हैं और सारा कुछ होता है। और अब ठीक है, ये नहीं मैं कहती कि बिल्कुल ही सारा कुछ कट डाउन कर दें, वो भी नहीं बंदा कर सकता, कभी कभी खा लेता है, इट्स फाइन। छोड़ने की जगह जो मैंने ज़्यादा फील किया कि जो आप बता रही हैं कि रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, ऑब्वियसली हेल्दी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, और रिप्लेसमेंट विद टाइम ही, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही होगी। तो मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आप छोड़ दें, सारा कुछ वो कर दें, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोना वर्क, ऐसे इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपके ज़्यादा सेटिंग आवर्स हैं या आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं तो आप उस टाइम में अपना स्किप भी कर सकते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा कोई हैवी पूरा मील ना लें, आप स्नैक ले लें। स्नैकिंग हो रही है, उसको स्नैकिंग में आपने सजेस्ट किया कि जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी कि दूध की बॉटल्स, अगर वो सबको पसंद नहीं होगा या वो तो मैं अपने एक वैसे ही एक बता रही हूँ एग्जाम्पल। आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, आप चने ले सकते हैं, आप कोई रोस्टेड वन और बॉइल्ड वन, आप बॉइल्ड भी ले सकते, बॉइल्ड बीन्स भी ले सकते हैं। मैं चने बात कर रही हूँ, दूसरे खिले चने जो होते हैं या भुने हुए वो तो वो ले सकते हैं आप। या आप कोई सैलड बना के लेके जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा आप चिकन ऐड कर लें, अपनी मर्ज़ी के आप वेजिटेबल्स ऐड कर लें, और नमक स्या मिर्च या 1 टीस्पून आप केचप ऐड कर लें, या कोई भी मतलब फ्लेवरफुल उसको करने के लिए आप उसको अपने हिसाब से करके अच्छा सा बना के सैलड को, ज़रूरी नहीं है कि सैलड आप सारे रॉ वेजिटेबल्स डाल के और उसको खा रहे हो, दैट्स नॉट नेसेसरी। बोरिंग सैलड, लेकिन उसको आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप कोई या आप होल व्हीट रैप ले सकते हैं, आप कुछ सैंडविच ले सकते हैं, मतलब उससे आपका पेट भी भर जाएगा और वो ये नहीं है ना आप भूखे रहेंगे और ना ही ये है कि आपने को फुल फ्लेज मील खा लिया जिसको अब हजम करने के लिए आपको आई गेस जो आपने हमें स्नैकिंग के लिए ऑप्शंस बताई हैं ना,
वो लंच भी कवर कर रही हैं। ऑब्वियसली ना, दैट इज़ ऑल्सो अ लंच बट लाइटर हो जाता है। ओके, तो वो चीज़ें हैं। परफेक्ट। कि क्या दिन में सिर्फ 3 वक्त ही खाना खाना चाहिए, 2 वक्त खाना चाहिए, लाइक कितने टाइम्स आपको मील लेना चाहिए? सबसे पहले आ जाता है आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है, और उसके बाद आप मिड मॉर्निंग स्नैक लें, मतलब 1-2 घंटे का आप डिफरेंस डाल के और ले सकते हैं। आपका एक स्नैक आ गया, ठीक है, फिर आपने लंच किया, उसके बाद फिर आपका इवनिंग स्नैक आ गया, उसके बाद आपने डिनर किया। उससे तो वेट लूज करना चाहते हैं ना, तो Weight हम ज़्यादा loss- क्यों खा रहे हैं? हम ज़्यादा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम ज़्यादा नहीं खा रहे, Okay. ठीक है, हमने सिर्फ अपने मील का ब्रेक डाउन कर लिया पार्ट्स में। ओके, क्योंकि जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए आप भूखे रहते हैं तो फिर ये होता है कि आपके सामने खाना आता है, आपका दिल करता है कि आप सारा खा जाओ। राइट। ऐसा होता है, आप सारा दिन के भूखे हो तो आपको होता है कि यार मुझे अब बहुत भूख लगी है, और आप एक की बजाय 2 रोटी खा जाते हैं, 2 की बजाय आप 3 रोटी खा जाते हैं आपको, क्योंकि आपका स्टमक लॉन्गर पीरियड के लिए जब एम्प्टी होगा तो फिर आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, दैट्स वेरी कॉमन। और फिर आपको भूख इतनी लग रही होती है, फिर आप ये नहीं देखेंगे कि मैं खाने से पहले अच्छा पानी पी लूँ, मेरा स्टमक बिल्कुल ड्राई ना हो। और क्योंकि ये सुन्नत भी है कि आप खाने से पहले पानी पी लें ताकि आपका जो है बिल्कुल ड्राई ना हो। जैसा अक्सर होता है फंदा लग जाता है या ड्राई होता है तो उसकी वजह से आपको निकलने में इशू हो रहा होता है, वो चीज़ें ना हो, उन्हें अवॉइड करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर हम सुन्नत की चीज़ों को देखें ना, बीइंग अ मुस्लिम, तो अगर हम वो फॉलो करें तो हमारे आधे मसले तो वहीं से हल हो जाते हैं। अच्छा, सुन्नत से एक चीज़ मुझे याद आई कि सुन्नत है कि आप खाने के बाद मीठा लो, या तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्यों हमें खाने के बाद मीठा लेना चाहिए? मेरी एक पोस्ट थी, मुझे एक पेशेंट थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था कि मेरा जो बेली फैट है ना वो नहीं कम होता, उसके लिए आप कुछ बताएं। अच्छा, तो मैंने उन्हें बताया था कि बिल्कुल चने के दाने के बराबर गुड़ का आप पीस लें, बिल्कुल चने के दाने के बराबर, वो खाने के बाद आप खा लें, उससे Okay. आपका बेली फैट कम होता है, और ये चीज़ सुन्नत है। ओके, सो और उनका और ये चीज़ सारी, अच्छा मेरे अंदर ना एक शुरू से ही थी कि मैं डाइट प्लान बना के देने के लिए ना पहले वो खुद पे इम्प्लीमेंट करके देखती थी कि मैं पहले खुद देखूं कि इसका फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, ताकि मेरे बात करने में ना एक कॉन्फिडेंस हो, ताकि अगले बंदे को ये ना हो कि यार ये तो खुद कंफ्यूज है, इसको पता नहीं कि वेट लॉस होगा नहीं होगा। तो मैं ना पहले खुद इम्प्लीमेंट करके देखती थी अपने ऊपर, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें खुद की हुई हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो मैं उसको, वो फिर बंदा एक जब कॉन्फिडेंस से बात करता है तो वो एक और ही जगह से इंसान बोल रहा होता है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। डिनर में आप अगर तो आपने ऐसा मॉर्निंग में आपने कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिया, लंच वो उसमें भी नहीं लिया आपने बहुत ज़्यादा हैवी, वैसे तो बेहतर ये है कि आपका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, क्योंकि आपके रूटीन में इतना ज़्यादा आपका जो चलना फिरना ये वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो जब आप सुबह में मील हैवी लेते हैं तो वो आपका रात तक हज़म हो ही जाता है, वो ये नहीं होता। तो बजाय रात में हैवी मील के मैं यही कहूँगी कि अगर रात में रोटी या चावल ओमिट भी हो जाए तो वो इतना कोई इशू नहीं है, वो आप ले सकते हैं। आप जो भी सालन है उसको ले लें, या अगर आप बिल्कुल ओमिट नहीं भी करना चाह रहे, अगेन वही बात आ जाती है कि जनरली आप इतना ज़्यादा नहीं बता सकते ना, मतलब सबके अकॉर्डिंग, वो हर एक के अकॉर्डिंग डिफ़र कर रहा होता है। तो आप आधी रोटी ले लें। आपका बेसिकली जो आपका रात का है ना मील, क्योंकि इतना थक के हो के घर जाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी में भी इतना होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से ना हज़म कर सके, या इतनी कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सके कि आप अगर एक हैवी मील ले रहे हो तो वो कर लो उसको मैनेज। तो बेहतर ये है कि लंच आप हैवी नहीं ले सकते क्योंकि आपके सिटिंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपना जो आपका ब्रेकफास्ट है वो ही आप हैवी करें। ठीक है। सो ये सुनने के बाद आई एम सो हैप्पी कि हम वो जो सारे लोग हैं ना जिन्हें पराठा बहुत पसंद होता है वो हैप्पी कि भाई अब आए हमारी चॉइस। I am the paratha person. Me too. अच्छा, I heard somewhere कि एक जो चेस प्लेयर है, चेस मास्टर लेवल पे, he burns 600 कैलोरीज वो खेलते हुए, ठीक है। ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था ये मैच के ड्यूरिंग परफॉर्म किया गया। कैसे? इज दैट ट्रू? और कैसे?
आई डोंट, मतलब कुछ चीज़ों को होता है जो ओवर एग्जैजरेट करके भी बताई जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 600 कैलोरीज मतलब बर्न हो सकती हैं ऐसे सिर्फ बैठ के खेलने में, बिकॉज यू आर नॉट रनिंग अ मैराथन अप देयर। ठीक है, आपकी एक, आप अगर अपना ब्रेन की आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या ऐसी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली चेस में देयर इज क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व, या तो वो मतलब मोर देन और इक्वल टू 100 कैलोरीज पर आवर होगा। ठीक है, 600 इज़ टू मच। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी आर अलाइक। ओके, सो इस चीज़ से मुझे जो चीज़ समझ आ रही है आपके इस पॉइंट से, डैट इज़ कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो हमारी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो रही हैं। ऑब्वियसली आप देखें ना, जब आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है तो वो वर्किंग ज़्यादा है। मतलब आप एक डिस्टेंस भी आप कवर कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप भाग रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है, तो आप एक डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, फिर आपकी पूरी बॉडी के मसल्स वर्क कर रहे हैं, तो वो तो चलो समझ में आता है कि आपके मसल्स वर्क कर रहे हैं तो आपका बर्निंग हो रही है फैट की। और मेंटल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, लाइक जो आप एक इंटेंस वर्किंग कर रहे हो या फिर आप एक जब क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, बट अक्सर ऐसा होता है टेंशन में, आपने देखा कि लोग इस तरह पाँव टैप कर रहे होते हैं एंजाइटी में, या कुछ लोग होता है वो एंजाइटी में कुछ हाथ वगैरह मूव कर रहे हैं या कुछ सर्टेन मूवमेंट्स हो गई। ठीक है, उसकी वजह से तो हो सकता है कि आपके जो मसल्स की वर्किंग हो रही है उसकी वजह से आपकी कुछ कैलोरीज बर्न हो रही है, बट सेइंग दैट कि सिर्फ थिंकिंग से मतलब लेट अलोन दैट थिंग इतनी सारी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, वो आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो यूजुअली ऐसे होता है कि हम BMI के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। एक तो हमें करेक्टली बताइएगा कि BMI एक स्टैंडर्ड है, तरीका, स्केल है आपने वो मेजर करने का या नहीं। और सेकेंडली ये बताएं कि अच्छा BMI अब 2 पर्सन्स का हम कंसिडर कर रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, दोनों का बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, और वो एक ही तरह का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें उन दोनों के अंदर डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, बेसिक सबसे पहले तो कि जो फिजियोलॉजी है मेल की फीमेल की दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, ठीक है, हार्मोनल डिफरेंस ही आ जाता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज़्यादा लिंक्ड है मसल वर्किंग से, ठीक है, सॉरी मसल वर्किंग से, सॉरी मस्कुलर होने के लिए, ठीक है, मस्कुलर के लिए। तो व्हेन यू आर मस्कुलर, आपका मसल मास ज़्यादा है तो आपका फैट भी ज़्यादा बर्न होगा, ठीक है। और फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन है वो ज़्यादा है लिंक्ड आपके जो फैट स्टोरेज है, ठीक है, उससे कि आपका फीमेल्स का थाई एरिया में या हिप्स एरिया में, फीमेल का वैसे ही बॉडी जो एसेंशियल फैट है वो उसकी रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। तो एक तो यही डिफरेंस आ गया ना कि मेल्स के तो क्योंकि हार्मोन में ही वो एक मस्कुलर होने को प्रमोट कर रहे हैं वो, तो जहाँ मसल ज़्यादा होंगे वहाँ फैट बर्निंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है। एक तो यही डिफरेंस हो गया। और दूसरा ये कि जो मेल्स का रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। व्हाट इज़ रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट? मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट ये है कि जब हम रेस्टिंग पोजीशन पे हैं तब भी हमारी बॉडी कम्प्लीटली शट डाउन तो नहीं हो जाती ना, ठीक है। और उसमें वर्किंग में जो आपका एक जिस तरह हमारा नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होता है, ठीक है, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ तो हमारी बॉडी के अंदर वर्किंग हो रही होती है और ब्रेक डाउन और रिएक्शन तो वो सारा कुछ हो रहा होता है, तो दैट इज़ ओके। अच्छा, अभी आपने बात की कि हॉर्मोन्स दोनों जेंडर्स में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट है, सो उनका वेट लॉस का पैटर्न भी डिफरेंट होता है। मुझे एक ये बताइएगा कि क्या हमारा जो फोकस है, प्रोडक्टिविटी है, क्या वो भी हार्मोन से रिलेटेड होते हैं कि मेल्स की जो उनसी है प्रोडक्टिव होने की, स्ट्रेस को हैंडल करने की या फोकस की रेशो डिफरेंट होती है फीमेल से? या स्लाइटली, बिकॉज
ब्रेन की एक्टिविटी के हिसाब से भी जो फीमेल्स की अगेन हार्मोन्स वाली चीज़ ही, उसकी वजह से फीमेल्स की जो है वो उनकी वर्बल मेमोरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिस तरह से कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, किसी फ्रेंड की कोई स्टोरी है या कोई चीज़ है, वो उनको याद है, ठीक है। और जो मेल्स हैं उनमें स्पेशल कॉग्निशन जो है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, जिस तरह फॉर नॉर्मल लैंग्वेज में कह लें कि ब्रेन का GPS, राइट, नेविगेशन, शेप्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, तो वो तो जब ये चीज़ दोनों डिफ़र करती है तो ऑब्वियसली थिंकिंग, ब्रेन के वर्किंग की भी डिफ़र करती है। रोज़े की हालत में हमें जॉब पे भी जाना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना भी है, क्लासेस भी लेनी है, तो हमारे में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम वो पूरा दिन कंटिन्यू कर सकें। सो हमें थोड़ी सी टिप्स बताएं कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारा सारा दिन एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहे, थोड़ा बेहतर हो जाए। हमें जो हमारी सहरी है, सहूर के टाइम हम लोगों को थोड़ा इस तरह की चीज़ों पे, फूड सोर्सेज पे फोकस करना चाहिए जिनमें, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, जिससे सिर्फ हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है वो स्पाइक नहीं हो और हमें एक ग्लूकोज मिले भी, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट, जो एडेड शुगर है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि जिसकी वजह से एकदम हमारे शुगर लेवल स्पाइक हो, या और उसके बाद सारा दिन में लेटर ऑन हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही क्योंकि हमारे अंदर कोई ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। तो हम खजूर ले सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन सहरी के अंदर, ठीक है। इफ्तारी पे तो कॉमन है क्योंकि सुन्नत की वजह से सब लोग लेते हैं, बट आप इफ्तारी में, सॉरी मैं सहरी बोल गई हूँ तो सहरी में ये है कि सहरी में भी आप ले सकते हैं खजूर। जिस तरह मैंने दलिया का बताया, दलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसमें ये है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसकी आहिस्ता उसको जी सॉरी मैं आपको कट किया यहाँ पे, क्योंकि सहरी से रिलेटेड एक हमारे ना मिसकॉन्सेप्शन है कि हमें बहुत सा खाना है सो हम सारा दिन वो गुजार सकें। सो पर्सनली दलिया जब आप खाएं तो पहले तो वो खाना ही इतना मुश्किल हो रहा होता है, मतलब बीइंग अ डाइटिशियन में बात करी तो लोग कहेंगे अनहेल्दी प्रमोट कर रही हूँ मैं बट स्टिल आप दलिया ले रहे हैं, दलिया एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेक डाउन होती है, उसकी डाइजेशन स्लोली होती है और वो स्लोली ही ग्लूकोज रिलीज़ करता है। तो आपको एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपको ग्लूकोज मिल रही होती है, तो दैट मीन्स आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो आपको एनर्जी भी मिलती रहती है और वो एकदम से डिज़ोल्व होकर फ़ौरन आपका ब्लड ग्लूकोज रेज़ नहीं कर देगा, और बल्कि आपको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता रहेगा और आप लॉन्गर टाइम के लिए एनर्जेटिक होगे। तो खाली दलिया नहीं, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, बट आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले सोर्सेज ले सकते हो क्योंकि उनकी डाइजेशन जो है वो स्लोली ग्रेजुअली रिलीज़ होता है ग्लूकोज, तो दैट विल हेल्प। अब यूजुअली आपने सारा दिन रोज़ा रखा है तो आपको समोसे पकोड़े तो चाहिए इफ्तार में, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, उसकी हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं? आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा मैं ये सोचती थी कि हम अफ्तार कर रहे होते हैं और मगरिब का टाइम निकल रहा होता है, तो मुझे छोटे होते हुए ये बड़ी टेंशन होती थी कि यार अच्छा मगरिब की नमाज़ भी निकल रही है, अफ्तारी के बर्तन भी धोने हैं और अफ्तारी भी करनी, बंदा क्या करे तो उसमें यह है कि आप अफ्तारी पे खजूर लें, ठीक है। पानी आपने 1 या 2 खजूरें ले ली, पानी पी लिया, वो आपका रोज़ा अफ्तार हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ें, आपने जो अपने थोड़ा बहुत करना है, चलना फिरना, ठीक है, वो आप करें। मतलब जैसे मेल्स हैं वो मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, तो इतने में उनका थोड़ा बहुत वॉक शॉक भी हो जाती है, ठीक है। उसके थोड़ी देर थोड़ा सा गैप दे के फिर आप चाय पीना या जो भी आपने लेना, उस वक्त आप समोसे खाएं या पकौड़े खाएं, लेकिन तब भी ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बस वो जिसे कहते हैं ना एकदम बैरियर खोलते हैं, तो वो नहीं, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता फिर आप ले सकते हैं सर्विंग साइज़ के हिसाब से। जिस तरह पकौड़े हैं, आप 5 से 6 पकौड़े जो हैं वो आते हैं आपके सर्विंग साइज़ में, बहुत बड़े वाले नहीं, पालक के नहीं, वो तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो हो सकते हैं। और उनको आप ऑयल, अब ये तो नहीं मैं कह सकती आप कम ऑयल में फ्राई करें, वो कम ऑयल में फ्राई होकर उनका बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि हम ऑयल जोन से है ना, जैसे अपने मस्टर्ड ऑयल का, एग्जैक्टली आप अपने ऑयल को स्विच कर सकते हैं,
ठीक है। और फिर आप उसको जिस तरह टिश्यू के ऊपर सर्व करते हैं, पैड करके ऑयल एक्सेस ऑयल जो है उसको ड्राई करके वो लें। और फिर आप खुद ही नोट करेंगी, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने ये खुद करके देखा था, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब आप एक ब्रेक डालते हैं ना, अफ्तारी पे आपने खजूर और पानी ले लिया, आपकी अफ्तारी हो गई, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी, तो आपको खुद ही इतनी अर्ज नहीं रहती कि आप एकदम बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि अफ्तारी आप कर चुके हैं, ठीक है। आपके ब्रेन को ग्लूकोज पहुंच गया है, ठीक है। तो आपको फिर एकदम ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा खाएं। उस वक्त आप कर सकते हैं, आप कोई कबाब, एक आध कबाब ले सकते हैं, या आप समोसा ले सकते हैं, रोल ले सकते हैं, थोड़े से पकौड़े ले सकते हैं, और फिर आप 1 घंटे का डिफरेंस डाल के खाना खा लें। राइट। अच्छा, एक और क्योंकि इसी वजह से रमज़ान में, इसी सेम रीज़न की वजह से वेट गेन भी होता है लोगों का, लॉस की बजाय। पूछना चाह रही थी आपसे, प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। तो वो इसी वजह से वेट गेन होता है कि जब आप सारा दिन का, मैंने आपको यही बताया कि हम वेट लॉस वाले डाइट प्लान्स में हम इसलिए फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स रखते हैं, ताकि जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए भूखे रहते हो, तो फिर आप जब खाते हो तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। तो वही चीज़ है कि जब आप अफ्तारी पे ओवर ईटिंग कर लेते हो, सहरी आपने कोई अच्छी की नहीं होती, अक्सर आधे लोग होते हैं उनसे उठा नहीं जा रहा होता, उन्होंने सहरी अच्छी की नहीं होती है, वो अफ्तारी पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये चीज़ आपके वेट गेन को प्रमोट करती है। ओके अबीरा, नो लास्ट क्वेश्चन, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है? नहीं, दिमाग धो के खाने से तेज होता है। या दैट्स एक्चुअल आंसर। ओके अबीरा, थैंक यू सो मच। मुझे इस एपिसोड से फूड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और होपफुली देखने वालों को, सुनने वालों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम।